तो हमारा स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। मुझे यहाँ पर एक सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन वो एक अलग शहर में। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 5 साल है और मेरी बीवी गर्भवती है और अगले 3 महीनों में मेरे एक और बच्चा घर में आने वाला है। अब तक मुझे पता नहीं है वो एक बच्ची होगी या एक बच्चा, लेकिन जो भी होगा मैं उससे प्यार बहुत ज़्यादा करूँगा। लेकिन अब शहर बदलने का समय था। अपनी बीवी के साथ मैं इस नए शहर में आया। ये कोई बड़ा शहर नहीं था, एक कस्बा था जो अभी अभी शहर बना था और बातें चल रही थी कि अब ये एक जिला बनेगा। मुझे खुशी थी कि अब मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ और तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एक सरकारी नौकरी मुझे हमेशा से चाहिए थी जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। और मेरी बीवी की आंखों में वो खुशी तब मैंने देखी जब मैंने उसे बताया था कि मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है। नगर निगम में मेरी ये नौकरी थी और मुझे लगा था मुझे बैठकर काम करना होगा। सुबह 9 बजे जाया करूँगा, 5 बजे वापस आ जाया करूँगा, अपनी बच्ची के साथ खेला करूँगा और जो नई संतान हमारे घर में आने वाली है उसके साथ भी मुझे अच्छा समय मिलेगा। लेकिन पहले दिन जब मुझे काम समझाया गया, एक पल के लिए मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर तुम्हें रोज जाना होगा और वो भी शाम के वक्त ये काम करना होगा। और वहाँ पर एक खास ऑफिस बना हुआ है और जंगल के बीच उस ऑफिस में तुम्हें हाजिरी लगानी होगी, रजिस्टर में नोट करना होगा। शायद ही वहाँ पर तुम्हें कोई मिले, वैसे दूसरे इलाके से कोई ना कोई वहाँ पर आएगा ज़रूर। सड़कों का निर्माण चल रहा है, वहाँ जंगल के बीच भी सड़कें बनेंगी। मैंने अपने सीनियर को कहा था, सर नगर निगम में मैं काम करने वाला था, आप जंगली इलाके में क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने कहा, पहले ये गांव हुआ करता था, फिर ये कस्बा बना और अब इसे शहर कहा जाता है। आगे जाकर ये एक जिला बनेगा। तुम्हें पता है ये गांव जंगल के बीच में बना हुआ था, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, लेकिन अब भी इसे जंगली इलाका कहा जाता है। और जिस जगह तुम जाने वाले हो वो भी इस समय एक छोटा इलाका है और वहाँ पर भी बड़ा शहर बनेगा, सड़कों का निर्माण होगा और वो भी इस शहर का हिस्सा बन जाएगा। तुम एक शहर में ही काम करोगे, जंगल में नहीं करने वाले। अपने सीनियर से बहस नहीं कर सकता था मैं, लेकिन अब आगे कुछ ना कुछ तो करना ही था, काम करना था। तो मैंने हामी भर दी। तनख्वाह अच्छी थी, मैं मना नहीं कर सकता था और नई नई नौकरी में किसी से झगड़ा करके मैं मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। सही समय पर बात करूँगा, शायद मुझे कोई बैठने वाला काम मिल जाए, लेकिन तब तक मुझे ये काम करते रहना होगा। देख कर आता हूँ आखिर इस जंगली इलाके से निकलकर मुझे कहाँ तक जाना होगा। जब मुझे पूरे इलाके के बारे में समझाया गया तो तब जाकर मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। जहाँ पर सरकारी क्वार्टर बने हुए थे उसके पीछे वाला वो हिस्सा, उसे जंगली इलाका कहा जाता था और वहाँ पर वो रास्ते से ही मुझे निकल कर जाना था। यहाँ से जाऊँ तो कुल 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, लेकिन सुबह सुबह अगर मैं सीधा घर से निकल जाऊँ तो सिर्फ 2 किलोमीटर का सफ़र। जंगली इलाका होगा, लेकिन मैं चलकर आराम से वो सफ़र तय कर पाऊँगा। घर आकर जब मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई, मेरी बीवी कह रही थी, तुम्हें झगड़ना चाहिए था, सुना देनी थी सीधी सीधी, नगर निगम में मैं काम करूँगा, कोई जंगल विभाग में नहीं करने वाला। मैंने अपनी बीवी को समझाया, देखो मैं यहाँ झगड़ा नहीं कर सकता और वो सब मेरे सीनियर हैं, मैं नहीं चाहता किसी मुसीबत में फंसना, तो एक दिन वहाँ पर जाकर देखता हूँ
आखिर काम क्या करना होगा? विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा। Dad, please don't do this. Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence. सोचना, तो एक दिन वहां पर जाकर देखता हूं आखिर काम क्या करना होगा। वो दिन लगभग 3 बजे मैं अपने घर से निकला था, सीधा वहां पर हाजिरी लगाने के लिए। 1 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा मुझे और जंगल के बिल्कुल बीच से मैं चला गया। जाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, कच्ची सी पगडंडी बनी हुई थी और साइकिल से ये रास्ता काफ़ी अच्छे से निकला मेरा। पहले मैं रास्ता थोड़ा भूल गया, इसीलिए 1 घंटा लगा, लेकिन आगे शायद 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। जंगली इलाके में भी ये काफ़ी ज़्यादा समय होगा। वहाँ पर गया, वहाँ मैंने देखा लगभग 7 से 8 लोग थे। कोई छोटा मोटा कमरा नहीं बना हुआ था, बल्कि एक सरकारी बिल्डिंग थी, 2 मंजिला, जहाँ पर कई लोग अपना काम कर रहे। ये भी एक शहर का हिस्सा बनने वाला है। यहाँ जंगलों को काटा जाएगा, कॉलोनीज बनेगी, लेकिन अभी ये ऑफिस का निर्माण किया गया है। मुझे यहाँ पर काम करना होगा। मुझे खुशी हुई, बैठकर ही काम करना था। फाइल्स को खंगालना, इलाकों की निशानी लगाना, और कई बार यहाँ से मुझे शायद जंगली इलाके में कुछ घूमना भी होगा, लेकिन ये काम कभी कभी करना होगा। वहाँ लगभग 2 घंटे मैंने काम किया। 5 बजे मैं वापसी पर था, सीधा अपने घर आना चाहता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। मुझे लगा ये बारिश अभी ख़त्म हो जाएगी कुछ ही मिनट में, लेकिन जब वहाँ से सभी लोग चले गए, आखिर में जाते हुए उस चौकीदार ने मुझे बताया था, साहब अंधेरा होने से पहले घर चले जाइए, यह जंगल रात को काफ़ी भयानक हो जाता है। बारिश हो रही है तो क्या हुआ, भीग ही जाएंगे ना, कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना। उसने यह कहा था और मैं साइकिल उठाकर सीधा घर की तरफ निकला। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़, रास्ता बार बार मैं भटके जा रहा था और मुझे लगा मुझे निशानियाँ याद करनी होंगी, किस तरफ मुड़ना है, कैसे आसानी से मैं घर की तरफ निकल सकता हूँ। लेकिन बारिश के कारण अंधेरा ज़्यादा हो गया था, रोशनी बेहद कम थी। साइकिल पर मैंने वो बड़ी लाइट लगाई हुई थी बैटरी के साथ, जिस कारण उस अंधेरे में भी मैं देख पा रहा था। लेकिन अचानक वहाँ पर मुझे एक लड़की नज़र आई और उस लड़की ने कोई कपड़ा नहीं पहना था, या कहूँ बहुत ज़्यादा कम कपड़े। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए हों। मुझे बड़ा बुरा लगा, शायद यहाँ कुछ उस लड़की के साथ बुरा हुआ होगा। मैंने साइकिल वहाँ पर रोकी और मैं उस लड़की के पीछे गया। वो लड़की बड़ी घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं देखने लगा आसपास कोई आदमी तो नहीं, एक या कई लोग, ऐसा तो नहीं इसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हों। बिना कपड़ों के कोई लड़की जंगल में ऐसे डरी डरी भागी जा रही हो तो आपको मदद करनी चाहिए। मैं उसके पीछे पीछे जाता रहा और वो लड़की मुझसे भी डरती रही, लेकिन मैं उसके करीब जाकर उसे समझाना चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एक पेड़ के पीछे वो छिप गई। जब उसे लगा वो भाग ना सके, वो काफ़ी घबराई हुई, उसे बहुत सांस चढ़ी हुई और पेड़ के पीछे से उसकी वो तेज़ सांस की आवाज़ आ रही। और मैं पेड़ के करीब जाकर कहने लगा, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारा पीछा इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुम्हारा फ़ायदा उठा पाऊँ। मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था कि इस तरह बिना कपड़ों के कोई लड़की डरकर जंगल में भागी जा रही है। ज़रूर तुम किसी न किसी मुसीबत में हो। अगर तुम बताओगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये लो मेरी शर्ट पहन लो पहले, और उसके बाद तुम्हें मैं और कपड़ा देता हूँ लपेटने के लिए। इससे तुम्हारा शरीर ढंक जाएगा। देखो बताओ क्या मुसीबत है, मैं तुम्हारी मदद करूँ। क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? वो लड़की की सिसकियों की आवाज़ उस पेड़ के पीछे से आ रही थी, लेकिन जवाब तब भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। वो पेड़ के पीछे थी, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, तो उसके हाथ आगे बढ़ाने पर मैंने जल्दी से अपनी भीगी हुई वो शर्ट उतारी और उसके हाथ पर रखी। उसी के साथ बैग के ऊपर लटकाया गया वो कपड़ा भी मैंने उसके हाथ पर रखा और कहा, जल्दी से इसे ओढ़ लो। उसने जैसे पेड़ के पीछे उन कपड़ों को ओढ़ा होगा। उसके बाद पेड़ के जैसे ही वो आगे आई, मैंने देखा उसने शरीर पर कुछ पहना नहीं हुआ था। मेरे द्वारा दी गई वो शर्ट, वो कपड़े का हिस्सा उसने पेड़ के पीछे फेंक दिया था
और मेरे सामने वो बिना कपड़ों के खड़ी थी। शर्म के मारे मैंने ही नज़रें नीचे की तरफ की और मैं कहने लगा, मैंने आपको कपड़े दिए हैं, आप पहन सकती हैं। देखिए कोई मुसीबत है तो आप बता सकती हैं। उसने हल्की सी आवाज़ में मुझे कहा, मुसीबत? तुम मुसीबत किसे कहोगे? समझ नहीं पा रही। तुम्हारे लिए जो मुसीबत हो सकती है, हो सकता है मेरे लिए वो मुसीबत ना हो। उसकी बातें ऐसी थी जैसे डर अब उसके शरीर में ना रहा हो। वो बिना डरे मुझे जवाब दे रही और बिना शर्म के। वो पेड़ के पीछे छिप भी नहीं रही थी, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी। लेकिन मैंने नज़रें ऊपर की तरफ नहीं की और मैं नीचे देखते देखते ही कहने लगा, देखिए मैं अपना मुंह घुमा लेता हूँ। अगर आप इस तरह से मेरे सामने खड़ी रहेंगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बताइए कोई मुसीबत? फिर से उसने वही कहा, मुसीबत किसे मानोगे? मैंने कहा, कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा, कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा, आपके कपड़े नहीं हैं, किसी ने छीन तो नहीं लिए? उसका जवाब बेहद अजीब था। उसने कहा, मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगते, बिना कपड़ों के मुझे आज़ादी का एहसास होता है और तुम्हें लगता है मुझे कोई आदमी परेशान कर सकता है तो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। यहाँ इस इलाके में किसी में हिम्मत नहीं है बिना मर्जी के मुझे देख भी पाए। छूने की बात तो दूर रही और कपड़े उतारने की बात, ज़बरदस्ती की बात, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो वो इंसान के शरीर की हड्डियां तक कोई ढूंढ ना पाता। उसकी बातें मुझे बेहद अजीब लगी, इसीलिए मैंने कहा, देखिए आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद उस लड़की ने कहा, आपने जो सवाल किया था कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं, कोई मुझे तंग तो नहीं कर रहा, मैंने उसका जवाब दिया है। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं उसका जवाब मैं अब देती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बात सुनते ही मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। मैंने उसको कहा, देखो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप किसी मुसीबत में भी नहीं हैं। मैं बस यहाँ से जा रहा था, मुझे महसूस हुआ कि आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपके पीछे आया, लेकिन लगता है आपके इरादे कुछ और हैं और मैं यहाँ से अब चलता हूँ। जैसे ही मैं आगे जाने वाला था उसने मेरे हाथ को पकड़ा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने हाथ को झटक कर मैंने कहा, देखिए आप मुझे कुछ और समझ रही हैं, मेरे इरादे वैसे नहीं हैं, मैं यहाँ से बस जाने वाला हूँ, अब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। पीछे से उसने बस यही कहा था, तुम्हें जब भी मेरी कोई ज़रूरत हो तो यहाँ आ जाना। वैसे मैं किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन ये वाला दिखाना। गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया, मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए। आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेकिन अगर कोई मुझे पसंद आ जाए तो समझो उसे पाने के लिए हर कोशिश भी करती हूँ, तो मैं पाने की कोशिश भी करूँगी। उसके ये शब्द मेरी समझ में आ गए थे तो मैं जल्दी से वहाँ से निकला, साइकिल उठाई, जिसके बाद मैं सीधा घर आ गया और अपनी बीवी को मैंने पूरा सच बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी बीवी खुश भी थी, इसी के साथ मुझ पर गुस्सा भी हो रही कि कोई लड़की बिना कपड़ों के भागे जा रही थी और आप मदद करने के लिए पीछे गए थे, या आपके इरादे कुछ और थे। मैंने अपनी बीवी को समझाया, मेरे इरादे ऐसे नहीं थे, मुझे लगा उसको ज़रूरत होगी, आगे से मैं किसी भी लड़की का पीछा नहीं करूँगा जिसके कपड़े बिल्कुल मौजूद ना हों। कुछ समय के लिए हम में झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैंने अपनी बीवी का भरोसा जीत लिया। अगले दिन फिर से उसी रास्ते से मैं सीधा ऑफिस में पहुंचा था और ऑफिस जाकर मैं अपने साथी कर्मचारियों को यह बात बता रहा। अब से मैं यहीं पर ड्यूटी करने वाला था, लेकिन मेरी बात सुनकर उन्होंने आगे जो जवाब दिया ना, वो खौफनाक था। उन्होंने कहा, तुम जिंदा बच गए, वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है, जंगल में कोई औरत नज़र आती है जो मर्दों को रिझाने की कोशिश करती है, यहाँ उसे क्या कहा जाता है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, उसे जोखिनी कहा जाता है। जब कोई लड़की
जिसकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाएं और वो खास तौर पर इच्छाएं ऐसी हों तो वो एक जोखिनी बनती है। और यहाँ पर ऐसी जोखिनी का वास है। कई लोगों ने देखा है कि वो बिना कपड़ों के होती है और जब उसके सामने कोई ऐसा मर्द आए जो उसका पीछा करे, गलत इरादे से उसे छूने की कोशिश करे, वो उसे मौत के घाट उतार देती है। यकीन करो वो कितनी ताकतवर होती है, जो इरादे भांप कर आपको मार डालती है। और कहते हैं कुछ हड्डियां मिलती हैं, लाश नहीं मिलती, और अगर लाश मिलती है बहुत ज़्यादा बुरी हालत में मिलती है। तुम्हें जोखिनी मिली थी और तुम जिंदा बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। आगे से कोई भी लड़की बिना कपड़ों के जंगल में नजर आए, नजरें झुकाना और वहां से भाग निकलना। जोखिनी किसी ऐसे पर वार नहीं करती जो उसका पीछा ना करे, लेकिन जो पीछा करे उसे छोड़ती भी नहीं। तो ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना, तुम जिंदा बच गए। उनकी यह बात सच में बड़ी खौफनाक थी। मैं इसे एक साधारण घटना समझ रहा था, कोई ऐसी लड़की जो बेवजह पागलों की तरह कपड़े उतार कर वहां जंगल में बारिश के मौसम में भाग रही। लेकिन अब मुझे पता लगा वो तो जोखिनी थी। कुछ कहानियां मैंने भी सुनी थी, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब पता लग गया। शाम के वक्त साइकिल के सहारे मैं उसी रास्ते से आ रहा, और यहाँ का इलाका कैसे है, कब बादल आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। वक्त भले ही अंधेरे का नहीं था, लेकिन बादलों के कारण अंधेरा हो चुका था। जैसे ही मैं उस रास्ते से निकल रहा, पेड़ के पास मुझे वही लड़की नजर आई, एक तरफ भाग रही, और मैंने दूसरी तरफ चेहरा किया और साइकिल तेज कर ली। वो पीछे रह गई होगी, ये सोचकर एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मुझे नजर नहीं आई और मैं खुश हुआ। चलो उस इलाके से मैं निकल आया। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। मेरी नज़र ऊपर पड़ी कि ज़्यादा बादल तो नहीं। जैसे ही मैंने आगे देखा, बिल्कुल साइकिल के सामने वो लड़की थी जिसने अपने एक हाथ से साइकिल को रोका। झटका महसूस हुआ मुझे, लेकिन उसे जो टक्कर लगी थी उससे वो हिली तक नहीं। बिना कपड़ों के वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी और मैं गुस्से में आ गया और कहने लगा, देखो बार बार मेरे सामने मत आओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला, अब मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया। और वो लड़की सामने से, तुमने पीछा तो किया, लेकिन तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो मैं पाती हूँ। मैं किसी भी ऐसे मर्द को पाना नहीं चाहती जिसके इरादे गलत हों। तुम्हारे इरादे, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे ख्यालात और तुम्हारी बातें, मुझे हर चीज़ अच्छी लगी, इसीलिए तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। मारूंगी नहीं, वादा करती हूँ। मैंने जल्दी से साइकिल को एक झटके से एक तरफ किया और मैंने कहा, मैं कोई वादा नहीं करता। देखो मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम जो भी हो, इंसान हो, भूतनी हो, जोखिनी हो, जो भी हो, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। उसके बाद वो पीछे से आवाज़ें लगाती रही, लेकिन मैं साइकिल तेज करके वहाँ से निकल आया। यही बात मैंने घर आकर अपनी बीवी को बताई। मेरी बीवी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। वो कहने लगी, ऐसी लड़की वहाँ पर मिलती है, कंप्लेंट करो, पुलिस को कंप्लेंट करो। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। जोखिनी कहते हैं यहाँ पर, जोखिनी नज़र आती है और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया कि जब वो लड़की नज़र आए उससे दूर हो जाना। अब से मैं उसकी तरफ देखूंगा तक नहीं, दूर निकल आऊँगा जैसे वो मौजूद ही नहीं। जैसे जंगल में पेड़ होते हैं ना, हम ध्यान ही नहीं देते, उसी तरह से वो अगर नज़र आई मैं मुंह फेर कर वहाँ से निकल आऊँगा। इसी तरह अगले दिन भी मैं काम पर गया, शिद्दत से काम किया और शाम के वक्त घर आते वक्त बादल थोड़े थोड़े थे, ज़्यादा अंधेरा नहीं, लेकिन रोशनी में वो लड़की उसी पगडंडी की एक तरफ खड़ी जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही। मैंने नज़रें दूसरी तरफ कर ली, बिल्कुल अनजानों की तरह उसके पास से गुजरना चाहता था, उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी नज़र जैसे मुझ पर पड़ गई थी। और जैसे ही उसके मैं करीब पहुंचा, खड्डे बहुत थे वहाँ, कई जैसे लकड़ी के हिस्से वो पगडंडी पर फेंके गए। साइकिल नहीं चला सकता था मैं। जैसे ही मैं साइकिल से उतरा, सामने से वो बोल पड़ी, देखो मैं बार बार ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। तुम यहीं से गुजरते हो, तुम्हारी नज़रें भले ही दूसरी तरफ हो जाती हैं, लेकिन जानती हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने दूसरी तरफ मुंह करके कहा, देखो अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो
तो सबसे पहला नियम जो तुम्हें मानना होगा, तुम्हें कपड़े पहनने होंगे। बिना कपड़ों के तुम ऐसे मेरे सामने खड़ी रहोगी तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे एक ताली बजाई उसने। उसके बाद वो कहने लगी, अब देखो क्या अब मैं सही लग रही हूँ? जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसके शरीर पर जैसे कपड़े आ चुके थे। एक लाल रंग की साड़ी जो उसने अपने शरीर पर लपेटी हुई, बड़े अजीब ढंग से, लेकिन इतना तो था, शरीर को ढका हुआ था उसने, जिसके बाद अब उसकी तरफ मैं देख सकता था। और देखते हुए मैं कहने लगा, ये सही है, अब से तुम यहाँ पर कपड़े पहने ही रहना, बिना कपड़ों के अगर तुम यहाँ पर रहोगी, हो सकता है कोई ना कोई तुम्हारा पीछा करे, और मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। जिसके बाद मुस्कुराते हुए वो कहने लगी, यहाँ पर सारे मेरी सच्चाई जानते हैं, मैं एक जोखिनी हूँ, और जो मेरा पीछा करता है गलत इरादों से, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इससे कई लड़कियों को फ़ायदा भी होता है। इस रास्ते पर जब कोई लड़की गुजरती है, मैं उसके सामने तक नहीं आती, और इस इलाके में वो लड़कियाँ सुरक्षित भी होती हैं, कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। सबको पता है अगर जोखिनी निकली तो उनकी मौत तय है। लेकिन इसके बावजूद हैं कुछ मर्द जो पीछे पीछे आते हैं उन लड़कियों के, और जब गलती से वो मेरे पीछे आते हैं तो मैं उनका शिकार करती हूँ। पसंद है मुझे ऐसे मर्दों का शिकार करना जिनके इरादे हमेशा गलत रहते हैं। आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन तुम अलग हो, तुम बिल्कुल अलग हो। इसके बाद मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। मैंने उसको कहा, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया, मुझसे तुम्हें आखिर क्या काम है? उसने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम हमेशा के लिए मेरे बन जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक जोखिनी हो, मैं एक इंसान हूँ, और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। मेरी एक बेटी 5 साल की है, जबकि एक बच्चा जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया। मेरी बीवी गर्भवती है, और मैं किसी और का नहीं हो सकता। मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन तुम अच्छी दिखती हो, ऐसे ही यहाँ बुरे लोगों को सज़ा देती रहो, ये काम भी अच्छा है। वह थोड़ी सी मुस्कुराई, फिर उसने आगे की तरफ रास्ता दिखाया और कहा, मैं यहीं पर हूँ। एक बार तुमने मेरा पीछा किया है, इसीलिए बार बार मैं तुम्हें नजर आती रहूंगी, लेकिन फिक्र मत करना, मारने की कोशिश नहीं करूंगी। ये कहकर उसने मुझे जाने दिया। मैं भी वहां से साइकिल चलाकर घर पहुंचा, अपनी बीवी को पूरी बात बताई। मेरी बीवी हर बार गुस्से में रहती थी कि वो जोखिनी तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मैंने अपनी बीवी को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मैं दोबारा अगले दिन ऑफिस में गया, सबको ये बात बताई कि ऐसे है वो जोखिनी, लेकिन मेरी बात मानती है, मुझे उससे ज़्यादा डर भी नहीं लगता। वहाँ मुझे कई कहानियाँ सुनाई गई कि जोखिनी ने ऐसे किसी आदमी को मार डाला था, बहुत समय बाद मारा था। वो बुरे लोगों को ज़रूर मारती है, लेकिन क्या पता सच में बुरे लोगों को मारती है या बस फंसाती है, और बाद में उसकी कहानियाँ निकलती हैं कि वो बुरा था। तुम बच कर रहना। मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा था, और मैंने सोचा क्यों ना इसका इलाज ही करूं। अगर जोखिनी है यानी एक प्रेतनी है, प्रेतनी को दूर करने के लिए मुझे किसी बाबा के पास जाना चाहिए। अब छुट्टी तो मैं ले ही सकता था ना, रविवार आने ही वाला था। अगले दिन रविवार को मैं सुबह अब सीधा एक बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हमारे इस शहर से काफ़ी दूर एक गांव में जैसे एक डेरा बना हुआ था। कुछ मंदिर थे वहाँ पर, कुछ पुरानी जगह थी जहाँ पूजा पाठ की जाती थी, और वहाँ पर एक बाबा रहा करता था, एक खंडहर के बीच। कहते हैं सूखी रोटी खाता है, पत्तों के ऊपर सारा दिन बैठा रहता है और ध्यान में लगा रहता है। कुछ लोग जो उससे आशीर्वाद लेकर जाते हैं, वो निवारण करता है, बुरी शक्तियों को शरीर से दूर करता है। मुझे लगा उससे मदद लूँगा,
तो काम आसान हो जाएगा। मैंने उस बाबा को पूरी बात बताई जो मेरे साथ घटी है, जिसके बाद उस बाबा ने कहा, ध्यान रखना, जोखिनी कोई साधारण प्रेतनी नहीं होती। जोखिनी साधारण प्रेत या चुड़ैल से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर वो चाहती उसी समय तुम्हें मार डालती और तुम्हें पता तक नहीं था आखिर जोखिनी से बचा कैसे जाता है। लेकिन अब तुम बचने की तैयारी पूरी रखना। वैसे मुझे नहीं लगता वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन जोखिनी का एक मकसद होता है, चाहे वो शारीरिक हवस को बुझाना या मानसिक तौर पर कोई ऐसा लक्ष्य जो वो प्राप्त करना चाहती है। मैं नहीं जानता वो जोखिनी तुमसे क्या चाहती है, लेकिन बार बार नजर आती है, यानी उसे कुछ ना कुछ चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो जोखिनी को चाहिए हो सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ। ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, तुम्हारी जिंदगी का रहस्य है, तो तुम्हें सुलझाना होगा। मैं तुम्हें उससे बचने के तरीके बता सकता हूँ। बाबा ने मुझे जोखिनी से बचने की वो सारी तरकीबें बताई। लाल रंग का धागा मेरी कलाई पर बंधा रहेगा तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसके बाद आग, अगर आग की रोशनी आसपास होगी तो जोखिनी उससे दूर जाना शुरू हो जाएगी। जोखिनी आग से डरती है, लेकिन कोई लाइट जैसे टॉर्च, वो उस रोशनी से बिल्कुल नहीं डरती। इसके बाद कुछ खास मंत्र हैं जो जोखिनी को काबू करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। बहुत मुश्किल मंत्र हैं। वो बाबा ने कहा, अगर जोखिनी मेरे सामने भी आ गई तो मुझे वो मंत्र याद नहीं आएंगे और मैं बोलने की कोशिश करूंगा, उससे पहले वो पकड़कर मुझे मार डालेगी। तो मंत्रों का सहारा लेकर उसे रोकना बहुत मुश्किल काम होगा। बाकी कोई लोहे की नुकीली चीज़ अगर तुम्हारे हाथ में होगी, वो हमेशा तुमसे 5 फुट की दूरी बनाकर रखेगी। लोहे की चीज़ से जोखिनी डरती है, क्योंकि उसके शरीर के आसपास लोहे की चीज़ आएगी, जो घाव बनेगा वो धीरे धीरे उसे मारता चला जाएगा, जैसे कोई भटकती हुई आत्मा या कोई चुड़ैल, जिसे ऐसा कोई शक्तिशाली जख्म दिया जाए जो धीरे धीरे उसे मारता चला जाए।